नमस्कार फ्रेंड। जेपीएससी की प्री का जो एग्ज़ाम है 19 सितंबर को, उसका हमारे पास पीडीएफ पहुंच गया है और इस वीडियो में हम इसका आंसर की देखने वाले हैं। और वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। कैसा रहा जेपीएससी का पेपर, क्या रहा उसका लेवल और क्या आखिर उसके आंसर बन रहे हैं, तो इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम पूरी तरह से 100 के 100 प्रश्नों का आंसर की देखेंगे। हालांकि मैं इसमें जितना हो सके अधिक से अधिक प्रश्नों को सम्मिलित करने का कोशिश किया हूं, तो वीडियो में आप कंप्लीट बने रहिएगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसमें मैं सारे प्रश्नों का 100 प्रश्नों का और बिल्कुल सटीक उत्तर दूंगा और ये सारे उत्तर होंगे वह गूगल से वेरीफाइड होंगे फ्रेंड। तो यह वीडियो इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि जो भी छात्र जेपीएससी के हैं वह हमारे साथ जुड़ सकें, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पे मैंने बीपीएससी का भी पेपर कराया है। तो अधिकांश जो छात्र हैं वह हमारे साथ बीपीएससी के ही जुड़े हुए हैं। तो जो जेपीएससी के छात्र हैं वह हमारे साथ जुड़ सकें, तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं किसी यूट्यूबर की तरह आप लोग के साथ फेक आंसर नहीं शेयर करूंगा। सारे जो आंसर होंगे वह गूगल से वेरीफाइड होंगे और यह एकमात्र ऐसा यूट्यूब चैनल है जो आंसर को गूगल से वेरीफाइड करता है, ताकि लोगों के साथ गलत जानकारी साझा ना किया जा सके। तो जो भी आपके भाई बंधु जो जेपीएससी का परीक्षा देकर आए हैं उनके साथ यह वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में मैंने कुछ प्रश्नों को शामिल किया है जिसको मैंने जितना जल्द हो सके सोल्व करने का कोशिश किया हूं। तो हो सकता है इस प्रश्न में आपको एक दो प्रश्नों का उत्तर गलत भी देखने को मिले, तो आपको तनाव नहीं लेना है। अगले प्रश्न में मैं सारे प्रश्नों का आपको सही उत्तर दूंगा। इस वीडियो से आप देख लें कि हाँ मेरे कौन कौन से पेपर में प्रश्न गलत हो रहे हैं और कैसा पेपर रहा। तो चलिए हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है, निम्न में कौन सा कथन भारत की लेटराइट मुद्रा के संदर्भ में सत्य है। कथन एक कह रहा है, लेटराइट मुद्रा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाला स्थानों पर विकसित होती है। दूसरा जो कह रहा है, लेटराइट मृदा जैविक यानी ह्यूमस से समृद्ध होती है और यह पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और असम में पाई जाती है। तो मेरे अनुसार से फ्रेंड लेटराइट मृदा में ह्यूमस की कमी होती है और पहला जो कथन है वह सही है, उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले स्थानों पर यह पाई जाती है। तो मेरे अनुसार से कथन नंबर ए इसका सही उत्तर होना चाहिए। अगर आपको किसी प्रश्न पर डाउट होता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यह जो वीडियो बनाया जा रहा है आप लोग को जुड़ने के लिए बनाया जा रहा है कि आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं और जुड़कर जो हमारे द्वारा जो अगला वीडियो लाया जाएगा उसका बेनिफिट ले सकें। तो जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता है कमेंट कर आप हमें ज़रूर बताइएगा। हालांकि मैंने थोड़ा जल्दीबाजी में ही सही लेकिन थोड़े एक्यूरेसी का मैंने ध्यान जरूर रखा है। निम्न में किस क्षेत्र में जल का सर्वाधिक उपयोग होता है। भारत की बात की जा रही है, तो भारत में सर्वाधिक जिस क्षेत्र में जल का उपयोग होता है वह कृषि क्षेत्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। यानी कि वह कौन सा ऐसा राज्य रहा जिसकी जनसंख्या निगेटिव में आई है, यानी कि उसकी जनसंख्या 2001 के मुकाबले घट गई है फ्रेंड। तो यह एकमात्र राज्य रहा था नागालैंड, जिसकी जनसंख्या बढ़ने की अपेक्षा 2011 में घट गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है। यानी कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक नगर हैं और वहां की जनसंख्या मुख्य रूप से सर्वाधिक नगरों में निवास करती है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि इनमें कौन सम्मिलित नहीं है। आर्टिकल के 22 का एक कहता है, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के गिरफ्तारी के कारणों को आपको बताना होगा और यथाशीघ्र बिना बताए अभिरक्षा में नहीं रखा जाएगा, यानी कि उसको ज़्यादा देर तक कस्टडी में नहीं रखा जाएगा। तो यह तो पहला नंबर कथन सही है, बाकी सारे कथन को चेक किया जा रहा है हमारे टीम द्वारा। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंगल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो यह अनुच्छेद हो जाएगा अनुच्छेद 333। और एक बात फिर से कहना चाह रहा हूं, अगर किसी प्रश्न में कोई आपको गलत लगता है तो तनाव मत लीजिए, अगला वीडियो में आपको 100 प्रश्नों का बिल्कुल सटीक उत्तर दिया जाएगा। बस इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर रखना है और कोई आपको काम नहीं करना है। हमारे द्वारा दिया गया वीडियो अदर यूट्यूबर की तरह नहीं होगा फ्रेंड, देर आएंगे, दुरुस्त आएंगे, 100% एक्यूरेसी के साथ आएंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कब सहमत हो सकता है।
वह तब सहमत होगा फ्रेंड जब राज्यपाल उसकी मांग करेगा और राष्ट्रपति उसकी संतुष्टि करेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का क्या तात्पर्य होता है। तो राजकोषीय घाटे की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो इसका मतलब यह होता है कि केंद्र की जो आय है, यानी कि सरकार की जो आय है और सरकार का जो व्यय है, इसका जो अंतर होता है उसको राजकोषीय घाटा बोलते हैं। जैसे अगर सरकार की आय 100 रुपये है और सरकार का व्यय अगर 103 रुपये है, तो राजकोषीय घाटा जो हो जाएगा यहाँ पे 3 रुपये हो जाएगा। तो चलिए हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी कह रहा है राजकोषीय घाटा यह बताता है कि सरकार को अपने खर्च पूरा करने के लिए कितने पैसे की जरूरत है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सरकार का अगर खर्च है 3 रुपये और खर्च है अगर 100 रुपये और उसकी 3 रुपये की अगर उसको और चाहिए खर्च करने के लिए, क्योंकि उसका जो खर्च है वह आय से 3 रुपये अधिक है, तो वह 3 रुपये के लिए कहीं ना कहीं से कर्ज लेगा। तो जो पैसे उसकी ज़रूरत होती है वही पैसे उसकी राजकोषीय घाटे के रूप में जानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पे आधारित थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पीसी महालनोबिस। और पीसी महालनोबिस सांख्यिकी से संबंधित है, तो इसको भी आप लोग एक बार जरूर ध्यान रख लीजिएगा। अगला हम देखते हैं साइंस के प्रश्नों को एक बार। तो साइंस का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड। साइंस का प्रश्न है, गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत किसने दिया था। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा सूटन एवं बोबरी। साथ में जो भी फ्रेंड देख रहे हैं वह यह बताएंगे कि यह जो आपके साथ जो प्रश्न डिस्कस किया जा रहा है यह सही है या गलत है। तो चलिए, हिंग बेसोन को किस नाम से भी जाना जाता है। तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा गोल्ड कनो के नाम से। हिंग बेसोन कनो को गोल्ड कनो के नाम से भी जाना जाता है। अगला जो प्रश्न है वह है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का क्या सिद्धांत है। जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाना चाहिए विद्युत संदप्ति, या इसका ऑप्शन नंबर डी भी हो सकता है। इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो इसको हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं फ्रेंड कि आखिर विद्युत चुंबकीय तरंग कहते किसको हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंग कहने के लिए 2 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन तो यह उसको ट्रेवल करने के लिए किसी माध्यम में जरूरत नहीं है, यानी कि वह निर्वात से भी गुजर सके। दूसरी जो कंडीशन है उसका ध्रुवीकरण किया जा सके, यानी कि उन सारी किरणों को एक जगह मिलाया जा सके। तो इस अनुसार से अगर देखा जाए तो अल्फा, गामा, एक्स किरणें और परावैंगनिक किरणें तीनों के तीनों निर्वात से गुजर सकती है और तीनों का ध्रुवन किया जा सकता है। पराध्वनिक जो तरंग है फ्रेंड वह ध्वनि तरंग का ही एक रूप है। जब 20,000 हर्ट्ज से जब ऊपर जाता है तो पराध्वनिक तरंग के रूप में हम लोग इसको जानते हैं। तो यह तरंग किसी न किसी माध्यम से ही चलेगी, यह निर्वात में नहीं गुजर सकती। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पराध्वनिक तरंगे, यानी ध्वनि तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं बल्कि एक गैर विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगले प्रश्न को देखते हैं, हवा में प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा दाब, ताप और घनत्व से यह स्वतंत्र है। अगर यहाँ पर प्रकाश की जगह अगर वायु रहता तो इस पर ताप का प्रभाव पड़ता, लेकिन यहाँ पर वायु नहीं है तो ये सारे चीज़ों से प्रकाश है का चाल प्रभावित नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन कीट नहीं है। मच्छर, मकड़ी, घरेलू मक्खी या खटमल। तो जो इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड वह होना चाहिए मकड़ी सही उत्तर होना चाहिए। मच्छर भी कीट के श्रेणी में आता है, घरेलू मक्खी भी कीट के श्रेणी में आता है और खटमल भी कीट के श्रेणी में ही आता है। अगला प्रश्न है, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए QUBIT, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। साथ में आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कर दें फ्रेंड, क्योंकि मेरे YouTube चैनल पे JPSC के छात्र नहीं हैं, तो मैं यह चाह रहा हूं कि वह भी हमारे साथ जुड़े और वह भी हमारे द्वारा दिए गए जो सटीक जानकारी है उसका फ़ायदा ले सके। तो अगर आपके जो भाई बंधु, अगर आपके दोस्त अगर एग्ज़ाम देकर आए हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कैलाश पर्वत निम्न में से किस क्षेत्र में अवस्थित है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा
तिब्बत में कैलाश पर्वत स्थित है और यहाँ पे मतलब भारत के लिए एक मुख्य टूरिस्ट स्थल भी है और कई बार ऐसा आता भी रहता है न्यूज़ में कि चीन इस पर भारतीयों के लिए रोक भी लगाएगा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा तिब्बत, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है 1947 से पहले 26 जनवरी को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा पूर्ण स्वराज दिवस। पूर्ण स्वराज दिवस मनाया जाता था और यह जो तारीख था इस दिन झंडे तोलन किया गया था लाहौर अधिवेशन के तौर पे। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न है निम्न में से किसे भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा विक्रम साराभाई को भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है। वहीं पर मिसाइल मैन की बात करें तो एपीजे अब्दुल कलाम मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं फ्रेंड। अगला प्रश्न है 2019 में कुश्ती का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? तो मेरे अनुसार से बजरंग पुनिया होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। अगले वीडियो में हम इसके बारे में थोड़ा विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा राज्य सर्वाधिक वन चिन्हित है, यानी कि सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यहाँ पे जो राज्य होना चाहिए वह नागालैंड होना चाहिए या मिजोरम होना चाहिए, क्योंकि 7 बहिनी के जो राज्य हैं वहीं पे सर्वाधिक वन पाया जाता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। बी या सी इसमें से कोई भी आंसर हो सकता है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है निम्न में कौन आपदा के बाद का उपाय है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पूर्व चेतावनी, क्योंकि आपदा के बाद का उपाय बोल रहा है। तो आपदा आने के बाद आप लोग सॉरी फ्रेंड, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपदा के बाद कौन सा उपाय है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा पुनर्निर्माण। अगर कहीं पर आपदा आता है तो हम उसका फिर से पुनर्निर्माण करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था फ्रेंड। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा अरुण कुमार मिश्रा। तो यह जो प्रश्न है वो थोड़ा ओल्ड है, लेकिन अभी वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष हैं वह अरुण कुमार मिश्रा, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है भारत में वायु परिवहन की आरंभ कब किया गया था? तो 1911 में वायु परिवहन का आरंभ किया गया था फ्रेंड। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी केरल। केरल राज्यों में सर्वाधिक सड़कों का घनत्व है फ्रेंड। अगला प्रश्न है भारत का बृहत्तम प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो सबसे जो बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वह है मुंबई, सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो इसका जो सही उत्तर होना चाहिए वह तेलुगु, इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड। अगला जो प्रश्न है मौर्य साम्राज्य के पेशावर के निकट उत्तर पश्चिम भाग में अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह खरोष्टी लिपि होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के जो अभिलेख अधिकतर मिलते हैं वह इसी लिपि में देखने को मिलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कुतुब इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा क्रमशः कहाँ स्थित है? तो कुतुब इस्लाम मस्जिद है वह दिल्ली में स्थित है और 2.5 दिन का झोपड़ा है वह अजमेर में स्थित है। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दिल्ली एवं अजमेर, इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड। तो चलिए हम अगले इस प्रश्न को देखते हैं। और आपको पता होगा 2.5 दिन का जो झोपड़ा है उसका निर्माण किसने किया था? तो उसको आप लोग नीचे कमेंट कर हमें जरूर बताइएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड वह हो जाएगा सबसे पहले अखिल भारतीय स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ, उसके बाद 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, उसके बाद मार्लोमेंटो सुधार 1909 में आया, उसके बाद लखनऊ समझौता 1916 में आया। इसके अनुसार अगर हम व्यवस्थित करें तो ऑप्शन नंबर ए, उसके बाद ऑप्शन नंबर डी, उसके बाद ऑप्शन नंबर
सी और उसके बाद ऑप्शन नंबर बी। इस अनुसार से अगर हम व्यवस्थित करते हैं फ्रेंड, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा, इसका सही उत्तर होना चाहिए फ्रेंड। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की थी? तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा प्रांतों को स्वतंत्रता दे दी गई थी, यानी कि उनको स्वतंत्रता के तौर पर कुछ अधिकार दे दिए गए थे। तो यह जो अधिनियम है वह भारत शासन अधिनियम 1935 का है। और मैं आप लोगों से फिर कह रहा हूं, अगला वीडियो में हम लोग पूरा 100 प्रश्न देखेंगे। 100 प्रश्न में आपको एक भी गलत नहीं मिलेगा। यह जो वीडियो है वह आप लोग को जुड़ने के लिए बनाया गया है, ताकि जेपीएससी के छात्र भी हमारे साथ जुड़ सकें और हमारे 100% एक्यूरेट आंसर की का फायदा ले सकें। तो लगभग हमने प्रश्नों को देख लिया है और उसके बाद हम अगले वीडियो में पूरे प्रश्नों को देखेंगे। एक 100 नंबर प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं लास्ट में। निम्न में कौन सा कथन पृथ्वी के गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। अगला जो है वह है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो इसके गति के संदर्भ में अगर सत्य की बात करें तो यहाँ पर केवल और केवल दिन और रात की अगर बात किया जा रहा है तो घूर्णन के कारण, पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण इसमें ऋतु परिवर्तन की कोई बात नहीं है। सूर्य चारों ओर चक्कर लगा रहा है, इससे ऋतु परिवर्तित होता है, ना कि दिन रात परिवर्तित होता है। तो इसमें क्या किया है कि इसमें दोनों इसने उल्टा कर दिया, 1 वाले का 2 में, 2 वाले का 1 में कर दिया है। तो इसलिए के लेकर इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1 और 2 दोनों असत्य हैं। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है थोड़ा भी, तो आप जरूर लाइक कीजिएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मैं हमेशा आप लोग के लिए आंसर की जो लाता हूं उसमें सारे प्रश्नों को गूगल से वेरीफाइड करता हूं। तो आप हमारे साथ जुड़ जाइए, दोस्तों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा। टेक केयर, धन्यवाद, बाय बाय।